हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ के शुक्ला, आपके सदाबहार केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला के साथ। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जाना था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? एलिवेशन मतलब होता है इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना, बढ़ जाना, अधिक हो जाना। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, इंक्रीज करना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम इसका डिटेल्स देखें, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। ठीक है, तो आइए भाई देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बेटा जी देखो इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure। अब यहां पर आपको बेटा ये ध्यान रखना होगा कि ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है, ठीक है, इट मे बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर is called boiling point। boiling मतलब उबलना, उबलने दो, जो भी उबल रहा हो, खून हो या पानी। भाई हमें यहां खून नहीं पड़ना है, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब बेटा जी देखिए हमें ये समझना है एक्चुअली कि बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है। तो यहां पर आप इस चीज को देखिए, एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में कोई लिक्विड फिल कर लेते हैं, ठीक है, वो मान लो वाटर ही है या कोई भी लिक्विड है। और यहां पर आप देखिए कि ये लिक्विड की जो सरफेस है ये एयर के कांटेक्ट में है, ये एयर है। ठीक है बेटा, यहां पर एयर है। अब हम आप जानते हैं कि एयर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। अब इस प्रेशर को हम एक्सटर्नल प्रेशर में काउंट कर लेते हैं। ये क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर है। ध्यान से समझें, यहां पर क्या लग रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर। आपको ये बात ध्यान रखना, हमने लिखा था एक्सटर्नल प्रेशर इट मे बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। अब यहां पर ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना है? 1 atm। एज 1 atm यहां पर हम इसको लेते हैं। वैसे भी नॉर्मली जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा वो कितना होता है भाई? 1 atm, है ना? तो यहां पर देखो इस प्रेशर के कारण जब हम ये लिक्विड को हीट करेंगे और यहां से वेपर्स बनेंगी, तो शुरू में वेपर्स बनेंगी तो वेपर्स कम होंगी, ये वेपर्स यही लिक्विड सरफेस के आसपास, ठीक है, डिपॉजिट होती रहती हैं, कलेक्ट होती रहती हैं। क्योंकि इनकी क्वांटिटी स्टार्टिंग में कम होती है, इसलिए इनके थ्रू डेवलप्ड प्रेशर भी क्या होता है? कम होता है। और कम प्रेशर होने के कारण ये वेपर्स एयर को डिस्प्लेस करके बाहर नहीं जा पाती, या यूं कहें एयर में नहीं मिल पाती। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये वेपर्स एयर में मिले, एयर को डिस्प्लेस करके ऊपर उठे, लिफ्ट अप करें, तो इसके लिए जरूरी है कि यहां पर इतनी वेपर्स हों कि उन वेपर्स का जो प्रेशर है, ठीक है, वो
1 atm यानी जो हमने यहाँ ज्यूम किया है एक्सटर्नल प्रेशर को या जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके इक्वल हो जाए। क्लियर हो गई बात। तो जैसे ही हम इतना हीट करेंगे इस लिक्विड को कि इतनी वेपर्स बन जाए कि उस वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो ये लिक्विड बॉयल करने लगता है, यानी उबलने लगता है। पूरे लिक्विड में बबल्स बनने लगते हैं, वेपर्स बनने लगती है। समझ में आ रही है बात भाई? ठीक है। तो यहां पर बेटा हम इसे ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमने वेपर प्रेशर एक्सिस लिया, ये टेम्परेचर एक्सिस है, और ये ध्यान रखें यहां टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस में लिया है। ठीक है, ये वेपर प्रेशर एक्सिस है। बेटा लास्ट वीडियो में इवेपोरेशन के हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि इवेपोरेशन जो है कभी भी कहीं भी किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, यानी कोई लिक्विड इवन 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हो तो उसका नेट वेपर 0 नहीं होता, और इसलिए नेट वेपर प्रेशर भी 0 नहीं होता। तो जब हम कभी वेपर प्रेशर के लिए ग्राफिकल रिलेशन डेवलप करते हैं तो कभी भी ओरिजिन से डेवलप नहीं करते। ठीक है, हमेशा इंटरसेप्ट के साथ करते हैं। तो ये आप देखिए कि ये हमने एक लिमिट ले ली किसकी, एक्सटर्नल प्रेशर की। ये है एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल जो प्रेशर है हमारा, मान लो ये 1 atm है। ठीक है, अब यहां पर हमने ये लिक्विड लिया और जब इसको हमने हीट करना शुरू किया तो हीट करने पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा लिक्विड में वेपर्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ी, और वेपर्स जब ज्यादा बनी तो वेपर का प्रेशर भी बढ़ा, और फाइनली ये जो प्रेशर है वेपर्स का इट बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर जो कि हमने 1 atm कंसीडर किया है। अब ये वो टेम्परेचर पॉइंट हो गया जिस पर इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ना, ठीक है, वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। तो हम इस पॉइंट को, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे इस टेम्परेचर को। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बेटा जी जरा देखो, अगर किसी रीजन से या एनीवे हम यहां पर जो एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एज 1 atm, इसको इंक्रीज करके हम 2 atm कर दें तो क्या होगा? 2 atm कर देने पर अब इस वेपर्स को लिफ्ट अप होने के लिए और ज्यादा प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर जब हम डेवलप करना चाहते हैं तो इसे और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, मोर हीट करना पड़ेगा, और ऐसे में यहां पर ठीक है बॉइलिंग पॉइंट सेम लिक्विड की क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखो अब हमने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया, ये भी एक्सटर्नल प्रेशर है, मान लो ये 2 atm है। ठीक है, तो अब इस लिक्विड की वेपर प्रेशर की वैल्यू ठीक है और बढ़ाने के लिए हमें इसे और हीट करना होगा। ये बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो यहां पर आप देखिए अगर ये बॉइलिंग पॉइंट अब जो हमें मिली इस लिक्विड की वो पहले से ग्रेटर हो गई। क्लियर? यानी जैसे जैसे लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाएगा लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। समझ गए ना भाई? इतनी बातें, कोई दिक्कत? इसके साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। देखिए क्या किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट of a particular liquid is found different at different external प्रेशर। ये बात समझ गए भाई? इसी तरीके से बेटा देखो, जब हम किसी लिक्विड की बॉइलिंग को 1 atm के अगेंस्ट डिटरमाइन करते हैं तो उसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इफ एक्सटर्नल pressure is equal to 1 atm, then
boiling point is called क्या भाई, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गई बात, समझ पाए ना बेटा। अब देखिए, जैसे हम माउंट एवरेस्ट पर जाएं, बहुत ऊंचाई है भाई, हैं? माउंट एवरेस्ट नाम से ही बहुत ह्यूज लगता है। वहां पर देखिए, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, हम ऊपर जाते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाता है। और माउंट एवरेस्ट पर ऑलमोस्ट, ठीक है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ध्यान से समझे बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट माउंट एवरेस्ट, आ रही बात समझ में भाई? तो ये कितना है, 260 mmHg, 260 mmHg। और यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कितनी हो जाती है, जैसे हमारा मोर कॉमन लिक्विड क्या है, वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम्स 71 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट। जबकि अर्थ क्रस्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने के कारण यही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। तो ये बात यहां तक आपकी समझ में आ गई भाई, है? कंफर्म हो गए ना? ठीक है। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते हैं जो नीट में पूछा जा चुका है, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा क्वेश्चन, ठीक है। इतना खूबसूरत है ये क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे बेटा जैसे क्या, अभी आगे बताते हैं। इतना खूबसूरत है, देखिए क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम किस टेम्परेचर तक हम मेजर कर सकते हैं। तो ये याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर up to which vapor pressure of a liquid can be measured, determined, जो भी चाहें लिख सकते हैं। ये बात कंफर्म हो गई बेटा, ठीक है। तो अब देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और ये पूछा गया था कि इथर, इथाइल अल्कोहल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, इनमें से किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगी और किसकी सबसे कम होगी। तो ये नोट कर लें जल्दी से बेटा, नोट करें फटाफट, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, नोट कर लीजिए। हो गया भाई? तो ये देखिए अगला क्वेश्चन जो हम आप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाल। हाँ बेटा, तो देखिए भाई क्या करना है हमें। इस बात को समझने के लिए आप ये देखिए कि आप पढ़ चुके हैं कि जो वेपर प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, IMFA। व्हाट इज IMFA? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो बेटा जी ये देखिए, मान लो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जितना स्ट्रांग होगा, इसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और उसके लिए हमें ग्रेटर टेम्परेचर सप्लाई करना होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। और ऐसे में हमें यहां पर ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट मिलेगी। तो ग्रेटर IMFA, लेस वेपर फॉर्मेशन, लो वेपर प्रेशर, यानी ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात देखिए, वेपर प्रेशर
का बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या रिलेशन बनेगा बेटा? तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर होगी। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो वो इजिली एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्वलाइज नहीं होगा, तो बॉइलिंग आएगी नहीं। अब अगर हमें बॉइलिंग चाहिए तो लिक्विड का वेपर प्रेशर हमें एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के साथ इक्वलाइज करना होगा और इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अब यहां पर बेटा जी देखो, अगर हमने ये टेम्परेचर एक्सिस ले लिया, ठीक है, और ये वेपर प्रेशर एक्सिस ले लिया। अब भाई आपको ये समझना है, देखिए हम यहां पर रिलेशन बना लेते हैं जो पिछला क्वेश्चन हमने पूछा था। अब यहां एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम कंपेयर करके देखें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर हमें इसके लिए मिल रहा है और सबसे कम वेपर प्रेशर हमें थर्ड रिलेशन के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम इन तीनों की बात करें, जो भी हमने यहां लिखा था, क्या लिखा था भाई? ईथर, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल जो दिया गया था वही मैं लिख रहा हूं, और इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। अब इसमें से जरा आप ध्यान से समझें कि ईथर जो होता है इसके बीच वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। कैसे फोर्स? वीक वंडरवॉल फोर्स होते हैं, और इसलिए यहां पर IMFA की वैल्यू काफी कम होगी, इसलिए ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा, मोर वोलेटाइल होगा, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या हो गया बेटा? ईथर, यहां पर हो गया C2H5OH, यहां CH2OH, CH2OH। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों इथाइल अल्कोहल और इथाइलिन ग्लाइकॉल ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, ठीक है। और अगर इन दोनों में देखें तो इथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर्म मच मोर H बॉन्डिंग देन इथाइल अल्कोहल, सो ethylene glycol is less volatile in these three, that is it has greater boiling point। कंफर्म हो गई बात भाई? ये समझ पाए? क्लियर हुआ? तो अब देखो बेटा, हमें ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute and volatile solvent। ओके, तो भाई हम पिछले 2-3 वीडियोज में यही तो पढ़ रहे हैं ना कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक ऐसी सॉल्यूट हो जो वोलेटाइल ना हो, वेपर्स ना बनाती हो। तो बेटा जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? देखो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं बहुत ही जल्दी से इन चीजों को, ठीक है, कंडेंस कर देता हूं। ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड। अब प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हुआ P0, और सेम लिक्विड का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के साथ बना हुआ ये है सॉल्यूशन, और इसका वेपर प्रेशर हुआ PS। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि P0 ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है भाई? PS होता है। समझ गए? ठीक है, तो यहां पर अब रिजल्ट क्या होगा, इस बात को अगर हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो देखिए हम कह सकते हैं भाई ये क्या है हमारा? देखिए एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर। बात समझ में आ रही है भाई? है? और यहां पर देखो ये हमने रिलेशन बना लिया। आप जानते हैं कि अगर सॉल्यूशन लेस वोलेटाइल होता है तो सेम टेम्परेचर पर प्योर लिक्विड के कंपैरिजन पे वो लो वेपर बनाएगा, यानी उसके वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्वलाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट, ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। तो ये हो गया यहां पर देखिए प्योर लिक्विड के लिए।
और ये हो गया सॉल्यूशन के लिए भाई। क्लियर हो रही है बात? अब यहां पर देखिए ये हो गई बॉइलिंग पॉइंट किसकी? प्योर सॉल्वेंट यानी लिक्विड की, जिसे हमने लिखा टी नॉट बी। ओके, और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब बेटा जी देखिए किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गई भाई? सॉल्यूशन की। क्यों हो गई, कैसे हो गई? कंफर्म हो गया ना? तो अब यहां पर आप देखिए कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे हम डेल्टा टीबी से लिखते हैं और इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया भाई? समझ पाए ना? ठीक है, तो बेटा जी यहां पर देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें मिल चुका है, और इधर का तो आपने नोट कर ही लिया होगा ना भाई, तो इसे मिटा दिया जाए। वेरी गुड। हाँ बेटा जी, तो देखिए यहां पर हमें मिल गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम यहां राउल्ट्स लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ। क्लियर? तो भाई डेल्टा टीबी है क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम कहें एक्चुअली कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो बेटा जी हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि भाई देखिए जो डेल्टा टीबी है, ठीक है, इट इज द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस क्या ले लें? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये बात समझ गए ना? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी एस बी माइनस टी नॉट बी। कोई दिक्कत भाई? अब देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to the molality of solution। ठीक है बेटा, ये कहता है कि जो डेल्टा टीबी है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप जरा सोचिए कि यहां मोलैलिटी ही क्यों लिया गया? मोलारिटी क्यों नहीं लिया गया भाई? तो मोलैरिटी इसलिए नहीं लिया गया कि मोलैरिटी में आपको पता है ना क्या होता है भाई? मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डिनोमिनेटर में आप देखें वॉल्यूम इन्वॉल्व है। अब ये हाई टेम्परेचर का कंसेप्ट है ना बॉइलिंग पॉइंट, तो रूम टेम्परेचर से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ना भाई, तो वॉल्यूम में क्या आएगा? एक्सपेंशन। ये एक्सपेंड करेगा, जिसके कारण सेम सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जबकि मोलैलिटी में क्या होता है? मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो टेम्परेचर चेंज होने से वेट अफेक्ट नहीं होगा, और इसलिए मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? कांस्टेंट बनी रहेगी। ये बात समझ गए ना भाई? इसलिए यहां मोलैलिटी लिया गया। तो अब जरा यहां पर आप ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें, बड़ी ही खूबसूरत सी पॉइंट है, ठीक है, और वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हम यहां से हटाते हैं, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम यहां से हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है केबी। ठीक है, अब बेटा जी देखो ये केबी क्या है? केबी के बारे में जान लीजिए। ठीक है, केबी इसको हम कहते हैं मोलल। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवोलियो स्कोपिक कांस्टेंट। ओके, इसके यूनिट की बात करें, क्या होगी डियर? ये देखो भाई, ये है टेम्परेचर यानी केल्विन में, और मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, ठीक है, देखिए जो केबी है
इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ये केवल किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? सॉल्वेंट की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है, ना कि सॉल्यूशन पर, ना कि सॉल्यूट पर। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि Kb की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ऐसे बेटा कि इट इज डिफरेंट फॉर क्या भाई? डिफरेंट सॉल्वेंट्स। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? ठीक है। अब बेटा जी देखो, यहां पर एक और बात हमें समझ लेनी है कि भाई अगर हमसे पूछा जाए कि केबी को डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन। क्लियर? तो देखो भाई, रिफाइन नहीं यार, डिफाइन। तो डिफाइन कैसे करना है समझो। अगर हम बेटा यहां पर ये कह दें कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी कितनी है? 1। तो इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 देन क्या होगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। क्लियर? तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? ऐसे कह सकते हैं ना, देखिए कि द इंक्रीजिंग, ध्यान से मेरी बात को समझें। हमने क्या कहा कि अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी ले ली जाए बेटा? 1 ले ली जाए, तो यहां पर क्या कहा जा सकता है कि ये 1 होने पर इक्वलाइज हो गया। तो हम कह सकते हैं द इंक्रीमेंट या द एलिवेशन। ठीक है, द एलिवेशन मतलब बढ़ना, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मोलल सॉल्यूशन। बेटा मोलल सॉल्यूशन का मतलब जिसकी मोलैलिटी 1 हो। ठीक है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, कई बार जब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना, तो वहां पर केबी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे करके कुछ ऐसे डेटा दे दिए जाते हैं, ठीक है, जिनसे हमें केबी को पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि केबी को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, और वो क्या है भाई? आर एम टी नॉट बी होल स्क्वायर divided by 1000 into delta H vaporization। ओके, तो भाई ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। जो टर्म्स यहां पर हैं आइए जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। आर को हम लोग जानते हैं गैसियस कांस्टेंट कहते हैं, गैस कांस्टेंट कहते हैं। सॉल्यूशन में इसे हम सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और समटाइम्स आर या एस से भी डिनोट कर लेते हैं, यानी आर की जगह एस का भी यूज कर सकते हैं। यहां पर m क्या है? ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? टी नॉट v क्या है बेटा? ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गई बात? डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है? इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये बात समझ में आई? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? अरे भाई, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, यहां पर आर, ये ध्यान रखें कि इसे हम यहां पर सॉल्यूशन कांस्टेंट कहेंगे। एक्चुअली है क्या? वही गैसीय स्टेट में जो आपने पढ़ा है गैस कांस्टेंट वही है, लेकिन ये ध्यान रखें कि यहां पर इसकी
ये वैल्यू क्या रखेंगे हम यहां पर, इसकी वैल्यू या तो 8.314 जूल के टर्म में रखेंगे, ठीक है, जूल पर केल्विन मोल के टर्म में रखेंगे, या फिर 1.98 कैलोरी के टर्म में रखेंगे। भाई समझ पा रहे हैं ना, कौन सा लेंगे ये देखना होगा कि जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम सिस्टम की हो। बात समझ गए ना, ठीक है बेटा जी। देखो हम आप ये भी जानते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है, ठीक है, ये किसके इक्वल होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां चूंकि हम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये सब तो समझ रहे होंगे ना भाई कि ये लेटेंट हीट क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है? ये तो 11th में पढ़ा होगा ना भाई, हैं? थर्मोडायनेमिक्स में यार, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, केमिस्ट्री में भी है, और ये सारी चीजें तो आती होंगी। नहीं आती होंगी तो आपको समस्या होगी, वहां से रिवाइज करना पड़ेगा। आप मेरे को ब्लेम करोगे कोई फायदा नहीं होगा भाई, हैं? देखो मेरे को ब्लेम मत करना, वरना तो मुझे कहना पड़ेगा क्या पता क्या था, ऐसे भी जमाने आएंगे, हैं? पता क्या था, ऐसे भी जमाने आएंगे, लोग करेंगे कत्ल हमारा, हम कातिल कहलाएंगे। ओके, तो देखिए भाई, अगर इस वैल्यू को हम यहां पुट कर दें बेटा जी, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, Kv इज इक्वल टू आर, और ये देखो बेटा ये मोलर मास है ना, तो इसे m से डिनोट कर दें, तो एक m ये जो है इस m से क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो आर टी नॉट बी है ये स्क्वायर 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये लेटेंट हीट के टर्म में हमें रिलेशन मिल गया। बात समझ गए ना भाई, इधर क्लियर हो गया है तो नोट कर लिया होगा। तो इधर देखो तेरे पायल की झनका तेरा तो क्या कहना। देखो बेटा, अब यहां पर हमने लेटेंट हीट के साथ ये रिलेशन बना लिया। अब एक और रिलेशन आप पढ़ते हो कि एंथैल्पी और एंट्रोपी के टर्म में, तो ये है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन चेंज की बात करें, यानी चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई, अब यहां पर क्या हो गया, ये टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब अगर यहां से बेटा हम इस पॉइंट को देखें तो रिजल्ट क्या मिला, डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस वेपोराइजेशन इंटू टी नॉट बी। ओके, अब देखो बेटा ये वैल्यू अगर हम यहां पर रख दें तो क्या होगा, एक टी नॉट बी से मर जाएगा, और फिर रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, के वी इज इक्वल टू आर एम टी नॉट बी 1000 इंटू डेल्टा एस वेपोराइजेशन, यानी एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए हमारे पास तीन रिलेशंस हो गए थर्मोडायनेमिक सेंस में, इनमें से किसी का यूज करके हम केवी निकाल सकते हैं। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे ये क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड होगा। यहां तक बात समझ में आ गई भाई, कंफर्म हो गए कि नहीं, ठीक है। एक और खास बात जेई मेंस में पूछा गया, क्या पूछा गया बेटा जी, देखो कितनी अच्छी सी बात है, कितनी खूबसूरत सी बात है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये पूछा गया, हम लोग जानते हैं ना कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी, ठीक है, और यहां पर देखो केबी इंटू मोलैलिटी होती है। अब अगर हम चाहें तो जरूरत के हिसाब से इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, केवी इंटू मोलैलिटी को हम ऐसे लिख दें, देखिए जरा समझने की कोशिश करना, वैसे आप बेहद समझदार हैं, है ना, हमें आप पर विश्वास करना चाहिए और मैं करूंगा। ये देखिए
ठीक है, अब आप समझो ये है क्या। केबी तो समझते ही हो, ये हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, ये हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट। और मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, किलोग्राम मतलब इसे 1000 से डिवाइड करें, यहां मल्टीप्लाई हो गया तो ये मोलैलिटी हो गई। क्लियर हो गई बात। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था बेटा कि अगर हम, ठीक है, जैसे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेकर कोई सोल्यूशन बनाएं, ठीक है, और जब उस सोल्यूशन की बात हम करेंगे तो जैसे देखो 1 मोल सोल्यूट ले लिया और 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया। अब इससे जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, 1 मोलल होगा ना। 1 मोलल का मतलब मोलैलिटी 1 होगी। अब उस मोलैलिटी से रिलेटेड जो टर्म है वो क्या है, केबी है। समझ पाए ना। तो उन्होंने कहा कि अगर हम 100 ग्राम्स ले लें सॉल्वेंट, ठीक है, इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम्स, तो जो ये कांस्टेंट है केबी, फिर हम इसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो बड़ी खूबसूरत सी पॉइंट है, बहुत अच्छी सी पॉइंट है। आइए हम इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है देखिए, इफ 100 ग्राम ऑफ solvent is taken in the place of 1000 gram of solvent then तो ये रिलेशन तो समझ ही गए होंगे ना बेटा, ठीक है ना। देखिए, इफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन इन द प्लेस ऑफ 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन, अब बेटा जी देखिए हम इसको हटा देते हैं, क्लियर है ना। देन क्या होगा भाई, देन केबी बिकम्स के, ठीक है, क्या हो गया के, हेंस के इज कॉल्ड, के को क्या कहते हैं बेटा, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर हुआ। और ये ध्यान रखें के इज इक्वल टू 10 केबी, ये इन दोनों में रिलेशन हुआ। ये बात समझ में आ गई भाई, कंफर्म हो गए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, ध्यान होना चाहिए था, तो नोट कर लें। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो हम इसके जस्ट अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उस वीडियो का इंतजार करें। नमस्कार, बाय बाय।